14 सितंबर 2022 के एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसमें सबसे पहला आर्टिकल है लेसन्स फ्रॉम ज्ञान वापी। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और लास्ट में इसमें जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि हमें आगे भविष्य में क्या करना चाहिए, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे। वेस्ट फैक्टर इन चाइना's प्रोपोगेंडा अगेंस्ट इंडिया। ये जो चाइना का ग्लोबल टाइम्स है, उसने एडिटोरियल के माध्यम से भारत को कुछ इंडिकेशंस दिए, भारत को कुछ एक प्रकार से आप कह सकते हैं मैसेज दिया है। तो वो क्या है, इसको डिकोड करेंगे, पूरी थरो डिस्कशन जो है वो हम करने वाले हैं। एंड देन वी हैव डिफेंस एक्सपोर्ट मिशन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें डिफेंस का हमारा टारगेट क्या है, कहाँ पर हम पहुँचे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। चाइनीज़ शेल शॉक, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इंडिया चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। एंड लास्ट वन जो है ये पेटेंट इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। लेसन्स फ्रॉम ज्ञान वापी, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। The decision of a Varanasi district judge upholding the maintainability of a plea by some Hindu women to offer prayers to Sringar Gauri and other deities on the outer wall of the Gyanvapi mosque is certainly not the final judicial word on the subject. इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि हिंदू महिलाएं जो हैं, ये ज्ञान वापी मॉस्क की जो आउटर वॉल हैं, वहां पर जो श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवता हैं, तो वहां पर हिंदू महिलाएं जाकर पूजा पाठ कर सकती हैं। लेकिन ये फाइनल जुडिशियल वर्ड नहीं है। एज वी नो कि अब क्या होगा कि लेट्स से मुस्लिम्स जो हैं वो हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट का अगर वर्डिक्ट जो है वो मुस्लिम के पक्ष में आया, तो फिर हिंदूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये एक ऐसा ज्ञान वापी मॉस्क वाला जो एक मुद्दा है, एक टॉपिक जो है वो चलता ही जाएगा, आगे बढ़ता ही जाएगा। दिस इज नॉट अ फाइट एनी साइड इज गोइंग टू गिव अप इजीली। जो ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इतना आसानी से इसको नहीं छोड़ेंगे, और जो लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इस पर्टिकुलर विषय को, इस पर्टिकुलर केस को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात हमें समझनी है कि दोनों में से जो भी साइड हैं, एक साइड की जीत होगी तो दूसरी साइड की हार होगी। और जब रिलीजन की बात आती है, जब रिलीजियस इमोशन की बात आती है, जब एक सो कॉल्ड कम्युनिटी जो होती है, अगर किसी कोर्ट वर्डिक्ट में वो हार जाती हैं और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के धार्मिक आस्था या फिर ये सारी चीज़ें, उनके इमोशंस जो हैं, उनकी भावनाएं जो हैं, वो जुड़ी हुई हैं उस केस के साथ, और जुडिशियरी का वर्डिक्ट ये आया कि उनका जो कहना है वो गलत है, यू नो व्हाट आई मीन, कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो हार गई, तो जुडिशियल ऑर्डर का तो पालन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में जो है वो एक बात खटकेगी कि नहीं, हमारे साथ ये हुआ, अन्याय हुआ, एक्सेट्रा। ये फिर किसी भी कम्युनिटी, किसी भी देश में कोई भी कम्युनिटी है, राइट, दिस इज ए वेरी, यू कैन से, ह्यूमन नेचर, राइट, ये होता है, ये रियलिटी है। कई बार ऐसा भी होता है कि I'll give you, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा क्रिमिनल है और उसने कोई क्राइम किया है और उसको सजा हुई, तो फिर वो ये समझता है कि नहीं, ये 10 साल की नहीं, मुझे बहुत ज्यादा सजा हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे 2 साल या फिर 3 साल की सजा होनी चाहिए थी। तो ऐसा भी होता है, जिन्होंने क्राइम किया है उनके साथ भी अगर वो भी ये सोच रहे हैं, तो जो आप समझिए कि जिनकी अगर धार्मिक आस्था है जुड़ी हुई है किसी पर्टिकुलर विषय के साथ, तो उनको कितना दुख पहुंचेगा। तो दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स ऑपरेट, ऐसे हम फील करते हैं, ऐसा हमें फील होता है, ये रियलिटी है। अब इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट चेंज जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये है कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा सकती है। और पता है, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इस प्रकार के जो इश्यूज हैं, उनका एक ही रियल सॉल्यूशन है, वो ये है कि कोर्ट नहीं, कम्युनिटीज जो हैं वो मिलकर, आपस में मिलकर
बातचीत के माध्यम से, प्यार मोहब्बत से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। एक रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज जो है ये कम्युनिटीज तय करें, गिव एंड टेक दोनों को करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार की चीजें की जाती हैं तो फिर कोर्ट्स के पास आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं A.K. विश्वेश्वर, तो उन्होंने जो जजमेंट दिया है, अभी जो स्टार्टिंग का पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, तो उनका जजमेंट भी कोई गलत नहीं है। उसके 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, it did not ask for any change in the status of the land on which the mosque stands and hence does not violate the Places of Worship Act 1991, which freezes the status of religious places as they existed on 15th August 1947. जो Places of Worship Act 1991 जो है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 15th अगस्त 1947 पर, जहां पर मस्जिद थी, जहां पर मंदिर था, जहां पर चर्च था, जहां पर गुरुद्वारा था, जो रिलीजियस प्लेस का स्टेटस जो था 15th अगस्त 1947 को वही रहेगा। अब आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ये 1991 का ये एक्ट कहता है। तो यहां पर A.K. विश्वेश्वर साहब जो हैं, उन्होंने जो जजमेंट दिया है, तो इसमें यहां पर जो मॉस्क है, तो मॉस्क का जो स्टेटस है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, वो उनका जजमेंट नहीं कर रहा है। तो दिस इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, it did not contravene Section 85 of the Waqf Act 1995, which bars civil courts from entertaining legal proceedings against Waqf property. ये भी easy to understand. Number 3 is it did not fall of the UP Sri Kashi Vishwanath Temple Act 1983. तो ये 3 चीजें जो हैं वो बराबर बैठती हैं, तो इसकी वजह से उनका जो जजमेंट है वो इसमें कोई गलत चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया, इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक नहीं तो दूसरी कम्युनिटी जो है वो जाएगी। While the Gyan Vapi dispute is in its initial stage, we need to learn a broader lessons from the Sri Ram Janmabhoomi case. ये ज्ञान वापी डिस्प्यूट जो है ये अभी बहुत ही बेबी स्टेप्स में है, या फिर एक बहुत ही इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में है। लेकिन जो श्री राम जन्मभूमि केस है उससे हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीख सकते हैं। और इसको सिर्फ ज्ञान वापी नहीं, लेकिन भविष्य के या फिर देश के दूसरे एरियाज में जो चल रहे हैं इस प्रकार के केसेस, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन हम सीख सकते हैं श्री राम जन्मभूमि केस से। सबसे बड़ा लेसन ये है कि रिलीजियस डिस्प्यूट्स जो हैं ये एंडलेस हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है। और रेजोल्यूशन आ गया, कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो भी टेंशंस जो हैं वो हमेशा रहेंगे। इनफैक्ट टेंशंस जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं। और यही एक वजह थी कि जो चीफ जस्टिस 2017 में भारत के थे JS केहर, तो उन्होंने अयोध्या केस के टाइम पर यह कहा था कि एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया जाए। रंजन गोगोई साहब 2019 में जो हैं उन्होंने भी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट पर ही जोर दिया, लेकिन फिर फाइनली रंजन गोगोई साहब जो CJ आए थे और उनके साथ 4 और जजेस, तो टोटल 5 जज वाली बेंच जो हैं उन्होंने फाइनल जो जजमेंट है वो अयोध्या केस में डिसाइड किया। लेकिन पहला तो आग्रह यही था कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो है वो किया जाए। तो अगर ये किया जाता तो और अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस जो हैं वो निकलते। चलो सॉल्यूशंस मिल गया है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर केस जो है उसको लीगली सॉल्व कर दिया तो वो मामला खत्म हो गया, नहीं। हमें तो ये चाहिए कि हमारे देश में जो हिंदूज हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जैसे पहले रहते थे, राइट, जैसे प्यार मोहब्बत से रहते थे वैसे ही प्यार मोहब्बत से रहे, क्योंकि यही हमारे देश की पहचान है और यही हमारे देश की तरक्की होगी। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, 2 कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ हमें कभी नहीं रह सकती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंटर रिलीजियस मैरिज स्टार्ट हो जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक ही सोसाइटी में लोग रहने लगे, राइट, ये शायद पॉसिबल नहीं है। इट्स ओके, डाइवर्सिटी है, इट्स फाइन, इट्स ओके, लेकिन झगड़ा ना हो, राइट, दैट इज द मेन थिंग। बिजनेस करें एक दूसरे के साथ, राइट, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे, रिस्पेक्ट करे, ये सारी चीजें इट्स मोर देन इनफ, राइट। फिर अगर दूसरी चीजें हो रही हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पहले ये बेसिक चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। तो दिस इज द थिंग। अब देखिए बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी अब अलग अलग केसेस खुलने लगे हैं। हिंदूज में हैव गॉटन देमसेल्व्स राम टेंपल बट हिंदू मुस्लिम रिलेशंस रिमेन मोर स्ट्रेन्ड देन एवर।
अयोध्या के बाद अब अहमदाबाद में जो जामा मस्जिद है तो उसके साथ जुड़े हुए कुछ इश्यूज चल रहे हैं। फिर कर्नाटका में भी एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया 2018 में, राइट। तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम का एक हमें क्लेम जो है वो देखने को मिल रहा था। तो इसको सॉल्व कैसे करें? अब मेन प्रॉब्लम ये आता है, सॉल्यूशन क्या है वो हमने डिसाइड मींस देख लिया। सॉल्यूशन इन द सेंस कि क्या होना चाहिए, राइट। प्यार मोहब्बत और भाईचारा, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें, शांति ऑफ कोर्स। लेकिन अब कैसे करेंगे? ये चीज जो है वो स्टार्ट की जा सकती है संघ परिवार और मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अगर पहला कदम उठाए तो। इसी के साथ जो पुराने हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, सिविल सर्वेंट्स जो दोनों कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करे, ऐसे लोग जो पेंटेड नहीं है, जो स्टीरियोटिपिकल लोग नहीं है, ऐसे लोग जो जेन्युइन पहले, सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश, ये दो चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके बाद उसके लिए, देश के लिए कम्युनिटीज का आपस में मिलजुल कर रहना जो है इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं, ऐसे लोग अगर इनिशिएट करेंगे चीजों को तो तभी जाकर ये डिस्कशन जो है एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच सकती है। और अगर कोई देश इंटरनल अगर एक प्रकार का युद्ध चल रहा है, एक प्रकार का टसल चल रहा है, तो वो कभी भी अपने मैक्सिमम इकोनॉमिक कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाएगा। तीन चीजें और हम कर सकते हैं, जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे ना स्टार्टिंग में कि 3 पॉइंट्स इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 1 इज कि एक परमानेंट हिस्ट्री, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए और अगेन इसमें इम्पेकेबल ऑनेस्टी और क्रेडिबिलिटी वाले लोग जो हैं वो इस कमीशन का पार्ट बने। और दोस्तों क्या करना है कि जो हिस्ट्री की किताबें हैं उसको फिर से लिखने की जरूरत है, रीराइट करने की जरूरत है। नंबर 2, there must be a judicial consensus on how to deal with intra-community issues, whether it is triple talaq, Sabrimala, female genital mutilation, ये सारी चीजों के बारे में एक जुडिशियल कंसेंसस होना चाहिए, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिलीजियस अफेयर्स में जा सकता है, ये सारी चीजों के बारे में भी हमें सोचना होगा। एंड नंबर 3 इज द टेंडेंसी ऑफ द स्टेट टू टेक ओवर टेम्पल्स एंड ओनली टेम्पल्स इज क्लियरली अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन स्पिरिट इफ नॉट इट्स लेटर। सरकार जो है वो सिर्फ मंदिरों के बारे में ही अगर सोचे तो ये भी गलत है। सरकार को ना तो मंदिर के बारे में, ना तो अकेले मस्जिदों के बारे में, ना तो अकेले मंदिरों के बारे में, ना तो अकेले मस्जिदों के बारे में, ना तो अकेले चर्च के बारे में, ना तो अकेले गुरुद्वारा के बारे में सोचना, क्योंकि सरकार के लिए ये सारे अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो समान हैं। ये सिर्फ बातों में नहीं, सिर्फ पन्नों में नहीं, अगर जेन्युइनली पूरे देश में अगर ये फील होने लगे, और यहां पर मैं कोई एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जितनी सरकारें अभी तक बन चुकी हैं, जितनी सरकारें अभी चल रही हैं और जितनी सरकारें भविष्य में आएगी, उन सभी के लिए ये लेसन है, सभी के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए जितने अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस हैं, जितनी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, ये सारी की सारी इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि ये बात किसी कम्युनिटी की नहीं है, ये बात मेरे आप सबके प्यारे देश भारत की है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल या फिर एडिटोरियल जो है ग्लोबल टाइम्स, आपकी स्क्रीन पर ये जो ग्लोबल टाइम्स का एक प्रकार का लोगो है, ये चाइनीज माउथ पीस है। चाइनीज माउथ पीस यानी कि चाइना की सरकार जो है उसका माउथ पीस है, यानी कि वहाँ की ऑफिस, जैसे हमारे यहाँ पर दूरदर्शन है वैसे आप समझ लीजिए। लेकिन इसका काम करने का तरीका जो है वो बहुत ही अलग है। ये टोटली आप समझ लीजिए कि शी जिनपिंग और उनकी जो पार्टी है वो टॉप लेवल पर क्या जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये दुनिया को बताने का काम जो है ये ग्लोबल टाइम्स करता है। टोटली बायस्ड है, राइट। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी इसकी कोई खास क्रेडिबिलिटी है, कोई क्रेडिबिलिटी एज फार एज आई नो नहीं है इसकी, राइट। टोटली बायस्ड है। अब ग्लोबल टाइम्स ने एक एडिटोरियल के माध्यम से भारत के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं और कुछ जगहों पर भारत को ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश की है, ऐसा ऐसा प्रूव करने की कोशिश की है कि आप यूएसए के इशारों पर मत नाचिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। और कुछ जगहों पर भारत की थोड़ी बहुत तारीफ भी कर दी है कि नहीं नहीं भारत ने ये किया, वो बहुत ही अच्छा किया। तो क्या करना चाहता है चाइना?
ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं, और उन पॉइंट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। तो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग हुई थी, अमेरिका लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की, IPEF की। मैंने एक प्रश्न भी पूछा था MCQ, राइट, कितने मेंबर्स है इसमें, और आपने आंसर भी दिया था। तो ये जो IPEF है, ये मीटिंग जो है, ये IPEF ग्रुप जो है वो क्या करना चाहता है, ये ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि ये USA की इकोनॉमी जो है इसको बूस्ट करेगा, ये USA की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगा, राइट। और दूसरे देशों की इकोनॉमी के लिए क्या होगा इसके बारे में बताया नहीं, लेकिन क्या कहा है, ऐसा बोला गया है कि ये सिर्फ USA की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन द रियलिटी इज के व्हाइट हाउस ने भी ये बता दिया था। व्हाइट हाउस ने क्या कहा है कि ये जो IPEF है तो इसकी वजह से अमेरिकन वर्कर्स जो है उनको जॉब्स मिलेगी, और बिजनेसेस जो है उनको नया बिजनेस मिलेगा, और सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरे रीजन के लोग जो हैं उनका भी इसमें फायदा होगा। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी ग्रुप में कोई दूसरे देश ऐसे ही थोड़ी USA के साथ जुड़ जाएंगे कि USA का फायदा हो रहा है और उनका नुकसान हो रहा है, तो वो अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो ग्लोबल टाइम्स में दिया गया है, दैट इज बिट इमैच्योर टू बी ऑनेस्ट। दूसरी चीज, IPEF जो है वो अमेरिका की सप्लाई चेन जो है इसको और ज्यादा रेजिलियंट बनाएगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि सप्लाई चेन की कॉस्ट जो है, मींस जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, तो प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, तो इट विल बी विन विन फॉर एवरीवन। और यहाँ पर ये IPF जो है, मींस अमेरिका अपनी सप्लाई चेन को दूसरे देशों में स्प्रेड करेगा तो दूसरे देशों को नया बिजनेस मिलेगा, FDI मिलेगा, तो ये विन विन होगा पूरे रीजन के लिए। दूसरी चीज कि ये बात जो ये ग्लोबल टाइम्स ने नहीं बताई है वो ये है कि 2020 में अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रीजन के अलग अलग देशों में पता है कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर, $969 बिलियन। तो ये अच्छी बातों की तारीफ जो है वो ग्लोबल टाइम्स में आपको देखने को नहीं मिलती है। और सर्विसेज की बात करें तो इस रीजन में लीडिंग एक्सपोर्टर अगर कोई सर्विसेज का है तो दैट इज USA, और USA की सर्विसेज की वजह से इन सारे देशों में ग्रोथ जो है वो भी काफी इंप्रूव हो रहा है। IPEF जो है वो भारत को ये चांस, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि भारत जो है वो इन सारे अलग अलग मेंबर देशों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, एंगेज कर सकें। और इंडो पैसिफिक देश जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है, बहुत सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि आने वाले 30 सालों के अंदर जो ग्लोबल ग्रोथ को सबसे ज्यादा पुश करेंगे, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स अगर कोई देश होंगे तो वो इंडो पैसिफिक कंट्रीज होंगे। तो उनके साथ हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्कस करने के लिए, एंगेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो हम क्यों ना करें, राइट। तो भारत के लिए भी ये बेनिफिशियल है। दूसरी चीज, चाइना जो है वो इस बात को रिजेक्ट करता है कि भारत USA में टॉप 5 जो क्रिसमस डेकोरेटिव आइटम्स के सप्लायर हैं उस लिस्ट में आ चुका है। USA में टॉप 5 टी-शर्ट्स के सप्लायर के लिस्ट में आ चुका है। इनफैक्ट चाइना का जो है वो ये इल्जाम लगाता है कि US इज ट्राइंग टू हाइप द कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि USA जो है वो इस प्रकार के आंकड़े रिलीज करके भारत और चाइना के बीच में कंपटीशन को और ज्यादा हाइप करने की कोशिश कर रहा है। चाइना का ये कहना है कि भारत का मेक इन इंडिया जो है ना वो कभी भी मेड इन चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकता, और भारत की मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग के बिना कुछ आगे काम कर पाएगा। तो ट्रेड और इन सारी चीज़ों के माध्यम, इन सारी चीज़ों के बाद में रीजन में इन सारे जब ट्रेड की बात आती है तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना ये कह रहा है कि आप हमारे बिना आगे नहीं बढ़ सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हमारे प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं एक्सेट्रा। तो हम जितने महान हैं उतने महान आप कभी भी नहीं हो सकते, हमारी साइज जो है वो काफ़ी बड़ी है, थिंग्स लाइक दैट। INS विक्रांत भारत ने लॉन्च किया। अब ये हमारा इंडिजीनियस एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, और बेइजिंग ने इंडिया को ये बताया कि वेस्ट की स्ट्रेटजी जो है ये सारी स्ट्रेटजीज बहुत ही दुरुस्त हैं, आप इन पर यकीन ना कीजिए। और ये भी कहा है कि चाइना जो है ये टेक्नोलॉजी वाइज एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो चाइना के पास हैं वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हैं, और नंबर वाइज भी चाइना के पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं कंपेयर टू इंडिया। हाँ, आई डू एग्री कि नंबर वाइज उनके पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। टू बी ऑनेस्ट, टेक्नोलॉजी वाइज कंपैरिजन
आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता है। अगर मैं कहूँ मुझे पता है और हमारा भारत का जो है वो बहुत अच्छा है, तो दैट विल बी अ लाई। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो एक टेक्निकल कंपैरिजन स्पेसिफिकेशंस का जो है वो मैंने नहीं किया है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत की जो नौसेना है, हमारी जो नेवी है, हमारी नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको यूज करने का जो एक्सपीरियंस है, इट इज अनमैचेबल। दुनिया की बहुत कम नेवीज के पास इतना एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट कैरियर के पास। मीन्स मैं अगर आपको लेट्स से फेरारी दे दूं, इफ आई गिव यू अ सुपर बाइक फेरारी दे दूं, तो इसका मतलब क्या यह है कि आप रेस जीत जाएंगे? ऑफ कोर्स नो। एक अच्छा रेसर अगर आपके पास नहीं है, तो आपके पास कितना भी अच्छा मशीन क्यों ना हो, आप रेस नहीं जीतेंगे। सेम थिंग गोज विथ इंडिया, कि भारत के पास भले ही क्वांटिटी वाइज कम एयरक्राफ्ट कैरियर हो, लेकिन हमारे जो नेवल ऑफिसर्स हैं, जो हमारी नेवी की टीम है, उनके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो चाइना के पास नहीं है, भले ही चाइना कितनी भी टेक्नोलॉजी और नंबर्स की बात कर ले। राइट। इसी के साथ भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसकी प्रशंसा कर रहा है चाइनीज मीडिया। वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, भारत ने काफी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया। रशिया में जो नेवल ड्रिल थी, तो इसमें बहुत सारे सोवियत रिपब्लिक्स, जो पुराने सोवियत रिपब्लिक देश थे, तो उन्होंने पार्ट लिया। चाइना, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, भारत, तो ये सारे देशों ने पार्ट लिया। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि भारत जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है। तो इसकी तारीफ की है चाइना ने। और बेसिकली ये तारीफें कर करके चाइना क्या चाहता है भारत से, वो ये चाहता है कि हम चाइना के साथ खड़े रहें ग्लोबल अफेयर्स में, और डेवलपिंग देश जो हैं तो उनकी डिमांड जो चाइना रख रहा है तो उसमें हम उनको सपोर्ट करें। देखिए, दोनों देश एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, दोनों देश इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों देश जो हैं उनके कॉमन, बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो हमें पीछे रख देने चाहिए। लेकिन चाइना का जो बिहेवियर है बॉर्डर पर, ये जब तक सुधरेगा नहीं, भारत ने क्लियरली बता दिया है, तब तक हम दूसरे रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जाएंगे। राइट। तो अगर आपको हमारे साथ, मीन्स ये सारे इंपॉर्टेंस, शांति का इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन उसके लिए आपका बिहेवियर जो है वो चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ जो हम सबको करनी है, दैट इज़ हमारे देश को और ज़्यादा इकोनॉमिकली ताकतवर बनाना है। ये सिर्फ मोदी सरकार नहीं कर सकती। राइट। ये एक एक सिटीजन जो हैं उसको भी इसमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। राइट। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो अकेले क्या करेंगे, आप समझिए। राइट। सिस्टम है, अच्छी सिस्टम है, वी ऑल हैव सो मेनी गुड पीपल एक्सेट्रा, लेकिन एक एक इंडिविजुअल की तरक्की जब तक नहीं होगी तब तक देश की नहीं होगी। तो इसीलिए अपने आप को और ज़्यादा स्किल्ड बनाना, हेल्थी रखना, एजुकेशन देना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तब जाकर हम इकोनॉमिकली जब स्ट्रांग होंगे तो हम ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे, और तभी हम इस प्रकार के देशों को दूर रख पाएंगे हमसे, इन टर्म्स ऑफ दिस मिलिट्री डिस्टर्बेंसेस। आई होप थिंग्स आर क्लियर। डिफेंस एक्सपोर्ट मिशन के बारे में बात करें तो दोस्तों 2021-2022 में भारत ने 13,000 करोड़ रुपीस के मिलिट्री इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट किया, और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत जो है वो हमने कर दी है। अब देखिए, हमारा टारगेट क्या है, 2025 तक हमने बहुत ही अच्छा एम्बिशियस टारगेट रखा है। 35,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट है। ब्रह्मोस मिसाइल को हमने फिलीपाइंस को बेचा, मलेशिया के साथ तेजस फाइटर जेट को बेचने की बातचीत चल रही है। भारत बेसिकली 3 चीजें करना चाहता है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री। सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, यानी कि आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इंपोर्ट्स पर हमारा जो डिपेंडेंस है उसको हम कम करना चाहते हैं, और जो फ्रेंडली देश हैं उनको हम और ज़्यादा मिलिट्री गैस जो है वो बेचना चाहते हैं। दुनिया पर नज़र डालेंगे तो यूएसए दुनिया के 39% जितना जो ग्लोबल एक्सपोर्ट हैं डिफेंस का, तो 39% मार्केट शेयर यूएसए के पास है, रशिया के पास 19, फ्रांस के पास 11, चाइना के पास 4.6 है। और भारत जो है टॉप 25 एक्सपोर्टर्स में अगर देखें तो भारत का रैंक है 23। धीरे धीरे हम आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इन सारे देशों के कंपैरिजन में हम बहुत ही पीछे हैं, बट वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो
भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है तो अब ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बने, ये हमारी कोशिश है। यूएस एक ऐसा देश है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें हमारे यहाँ पर पैदा होती हैं, रॉ मटेरियल, सेमी रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें हम यूएसए के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि रॉ मटेरियल नहीं, हम कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में हाई वैल्यू आइटम्स जो हैं, टॉप टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस करें। ये इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है और कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हमने की, जैसे आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया और तारागिरी जो इंडियन नेवी की तीसरी नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, तो ये हमने लॉन्च किया है। राइट, तो ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये यही दिखाते हैं कि भारत जो है वो कर सकता है। ये कॉन्फिडेंस एक बार आ जाए कि नहीं, आई कैन डू इट, उसके बाद चीज़ें जो हैं, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे एक देश हो, चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं फॉर गुड। तो यही चीज़ होपफुली यहाँ पर भी हमें देखने को नजर आ रही है। चाइनीज शेल शॉक। दोस्तों, शेल कंपनी क्या होती है? शेल कंपनी इज लाइक ए फेक कंपनी, इनएक्टिव और ऑलमोस्ट डिफंक्ट होती है। ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग इसमें होता है, ना तो कोई प्रोडक्शन होता है, ना तो कोई सेवाएं होती है, ना तो कोई एम्प्लॉयज होते हैं, ना तो कोई रेवेन्यू जनरेट होता है। एक प्रकार की आप समझ लीजिए फेक कंपनी होती है और इसका मेन काम यही होता है कि पैसों का मनी लॉन्ड्रिंग करना, पैसों का घोटाला, ये सारी चीज़ें जो ब्लैक मनी एक्सेट्रा, तो इसको हैंडल करके फिर वाइट करने की कोशिश करके कमीशन थोड़ा निकाल के, तो ये सारे गलत काम जो है, 2 नंबर के काम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है शेल कंपनीज में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कुछ ऐसी इंडियन एंटिटीज़ हैं, राइट, जो चाइनीज शेल कंपनीज को डमी डायरेक्टर्स प्रोवाइड करते थे। तो इस प्रकार की अलग अलग इंडियन कंपनीज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने रेड डाली है और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है, उसने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिस पर यह इल्ज़ाम है कि वो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं उसमें इन्वॉल्व है। नाउ द थिंग इज के फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत ही सीरियस केस है, राइट। इंडियन एजेंसीज को इसके रूट तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। पानामा पेपर जब 2016 में रिलीज हुआ तब पता चला कि ग्लोबल करप्शन नेटवर्क है और ऐसी सेल कंपनीज के माध्यम से कुछ बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं दुनिया के अलग अलग देशों के, उनका नाम यहाँ पर खुला था। और चाइना की ही बात करें तो चाइना के कुछ 40,000 कंपनीज जो हैं वो चाइनीज सिटीजन्स के साथ लिंक्ड थी और कुछ नाम तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के कुछ क्लोज रिलेटिव्स जो हैं उनके नाम भी यहाँ पर खुले थे। तो ये ऐसे भी कोशिश हो सकती है, जैसे कहते हैं ना कि मिलिट्री वाइज भारत को परेशान किया जाए, वैसे ही फाइनेंशियली भी भारत को परेशान किया जाए। मेक इंडिया ब्लीड फाइनेंशियली, ये भी एक प्रोपोगेंडा, ये भी एक स्ट्रेटेजी जो है वो चाइना की हो सकती है। तो वी नीड टू गो द वेरी रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इश्यू। लेट्स होप कि हमारी ये एजेंसीज जो हैं उसके रूट तक पहुंचेगी, उसके मीन्स हमें जो हकीकत है, जो सत्य है वो सामने आएगा और पता चलेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र जो है वो भारत के खिलाफ चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो पैसों के लिए, बहुत सारे पैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, करोड़ों रुपए, तो फिर पैसों के लिए वो इस प्रकार का काम करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि उनकी लालच की वजह से देश पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और दुश्मन जो है वो हमारे देश में आकर इस प्रकार की चीजें कर रहा है। तो ये एक चिंता का विषय तो है ही डेफिनेटली। दोस्तों, आज के द हिंदू में एक आर्टिकल है कनेक्टिंग द डॉट्स टू बूस्ट द पेटेंट इकोसिस्टम। आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले पेटेंट इकोसिस्टम के बारे में हमने बात की थी और हमने क्या देखा था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है वैकेंसीज। ये पेटेंट की जो ऑफिसेज हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। तो दिस इज नंबर 1 रीजन, इसकी वजह से पेटेंट एप्लीकेशंस जो है वो राइट टाइम पर उसको अप्रूवल और ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर जो है उसका एक रिपोर्ट आया है, व्हाई इंडिया नीड्स टू अर्जेंटली इन्वेस्ट इन इट्स पेटेंट इकोसिस्टम। और इस रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया है कि डिले जो है दैट इज नंबर 1 रीजन के बहुत डिले होता है जब कोई एप्लीकेशन देता है। तो इस आर्टिकल में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसको क्विकली एक बार देख लीजिएगा, राइट। आई एम नॉट गोइंग इनटू छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो जो मैंने बताया कि एक तो वैकेंसीज की वजह से जो डिले है दैट इज नंबर 1 कॉज, राइट। दूसरी जो चीज है वो ये है कि कई बार ऐसा भी है कि जो फॉर्म फिलअप करके भेजना है तो उसमें गलतियां हैं और ऐसा ही फाइल कर दिया, तो इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में भी बहुत देरी होती है। तो दैट इज ऑल्सो ए मेन इश्यू।
फिर जो पेटेंट फाइल करने की जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुई है हमारे देश में। और यूनेस्को का डेटा भी ये कहता है कि हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर हैं वो 2013 में 5% था, 2018 में 7% हो गया है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है तो पेटेंट की क्वांटिटी जो है वो भी ज़्यादा फाइल की जा रही है। तो ऐसे माहौल में व्हाट वी नीड के हम जो ऑफिसेज हैं ये पेटेंट के साथ जुड़ी हुई, तो इन ऑफिसेज में ज़्यादा वैकेंसी फिलअप करें और प्रोसेस जो है उसको और ज़्यादा स्मूथ बनाए, ताकि अगर किसी चीज़ को पेटेंट देने की ज़रूरत है तो वो क्विकली मिल जाए, रिजेक्शन जो है वो भी क्विकली हो जाए, उसके लिए महीनों तक राह देखनी ना पड़े। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, राइट। ये इजी टू अंडरस्टैंड है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद एक बार आप देख लेंगे तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत ही ईजी प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका आंसर देंगे। तो आरबीआई की अपर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है रिटेल इन्फ्लेशन के लिए ये कितनी है? 6%, 7%, 4% या फिर 5%? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।